everyone and welcome to the third session of Current Legal Affairs. इस बार हम लोग करंट लीगल अफेयर्स कवर करेंगे जुलाई 17 से जुलाई 24 तक के. These are the batches that we have. There are many more batches. पिछले बार हम लोग के क्लैट में 50 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं, so you can please check out more batches of ours. ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप पूछ सकते हैं. Now starting with the weekly legal affairs. So the first case is X versus the Principal Secretary, Health and Family Welfare Department. So अब क्या हुआ था कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, it has taken a very nice and a forward thinking look to the rules of टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. जहाँ की एक तरफ जो हमारा यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो पीछे जा रहा है, एंड there has been so much talk about what the Supreme Court, how the right of abortion is no more a constitutional right in US. वही जो हमारा Supreme Court है, the Supreme Court of India, it has been constantly giving really good judgments on the same topic. तो ये भी एक वैसा ही जजमेंट है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दीज डेज इस टॉपिक पे काफ़ी इसके अराउंड देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वॉइस गोइंग ऑन. तो ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके. नाउ इसमें हुआ क्या था इस केस में, जो पेटिशनर थी शी वॉज अ प्रेग्नेंट वुमन. नाउ द प्रेगनेंसी वॉज नॉट आउट ऑफ अ मैरिज, इट वॉज आउट ऑफ अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ मैरिज. तो उनको द petitioner had to get this pregnancy of hers terminated due to whatever reasons. अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया. अब जो हाई कोर्ट था उसने डिनाई कर दिया. और वो क्यों डिनाई किया? जो ग्राउंड था डिनाई करने का वो ये था कि प्रेगनेंसी ऑफ एन अनमैरिड वुमन arising out of a consensual relationship is not specified in the medical termination of pregnancy rules 2003. क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जो हम लोग के रूल्स हैं MTP के, उसमें कहीं भी अनमैरिड वुमेन के लिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात ही नहीं की गई है. तो क्योंकि बात नहीं की गई है तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं, एंड दैट टू जब अबॉर्शन 20 to 24 वीक्स में होना हो. अब ये बात वो लेके गई सुप्रीम कोर्ट, राइट? नाउ व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देयर इज नो बेसिस टू डिनाई अनमैरिड वुमन the right to medically terminate the pregnancy when the same choice is available to other category of women. तो एक तरह से यहाँ कोर्ट क्या कहना चाह रहा है कि जो women है, this is one class, right? आप इसमें डिस्टिंक्शन कर रहे हो, आप इसमें दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हो. क्या है वो डिवीजन? मैरिड वुमेन का एंड अनमैरिड वुमेन का. तो द कोर्ट इज सेइंग कि इसका कोई लॉजिक है ही नहीं. आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप तभी क्लासिफिकेशन कर सकते हो अगर वो जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल हो. और रीजनेबल क्लासिफिकेशन कब होगा? जब उसका नेक्सस बनेगा जो उस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट है और जो उस एक्ट का ऑब्जेक्ट है. तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्ट है, द MTP एक्ट और द MTP रूल्स विच आर अंडर द एक्ट, इसका कोई नेक्सस ही नहीं बन रहा है इस डिविजन से जो आपने किया है बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमन. तो इसीलिए ये जो डिवीजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. एंड अगर मैरिड वुमेन को ये चॉइस मिल रही है टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, तो अनमैरिड को भी सेम चॉइस मिलनी चाहिए. द कोर्ट सेड दैट डिनाइंग एन अनमैरिड वुमन द राइट टू सेफ अबॉर्शन वायलेट्स हर पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 21. तो कोर्ट एक तरह से क्या बोल रहा है कि सेफ अबॉर्शन करवाना और पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम जो है relating to a woman's body is covered under Article 21. Now the court gave following observations, कुछ important observations हैं. The first is that the Parliament intent therefore is clear not to confine the beneficial provisions of the MTP Act only to a situation involving matrimonial relationship. कोर्ट ने एक जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली MTP में, उसको देखते हुए ये कहा कि जो ये अमेंडमेंट है उसके उस अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्सप्रेशन लाया गया, एनी वुमन और हर पार्टनर मे गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर आप एनी वुमन कह रहे हो तो यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो ये कहीं से नहीं कह रहा है कि ये मैरिड वुमन होनी चाहिए.
एंड दूसरा वर्ड वो क्या यूज़ कर रहा है जो लेजिस्लेशन है, हर पार्टनर, इट डज नॉट से हर हस्बैंड। दैट मीन्स कि ये जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं एमटीपी के, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट कन्फाइंड टू अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वुमन शुड बी मैरिड एंड द पार्टनर शुड बी अ हस्बैंड. On the contrary, a reference to the expression any woman or her partner would indicate that a broad meaning and intent has been intended to ascribe by the parliament. Second, the statute had recognized the reproductive choice of a woman and her bodily integrity and autonomy. जो स्टैचू है वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ अ वुमन को रिकॉग्नाइज कर रहा है. वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है दैट अ वुमन हैज अ चॉइस टू डिसाइड फॉर हर ओन बॉडी. तो ये उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी पे बेस्ड है. Both these rights embody the notion that a choice must inhere in a woman on whether or not she has to bear a child. ठीक है, ये it should be the choice of the woman. In recognizing the right, the legislature has not intended to make a distinction between married and an unmarried woman. ये right देने में legislature कहीं नहीं कह रहा है कि ये bodily integrity and autonomy का right सिर्फ married woman को है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है. In her ability to make decision on whether or not she wants to bear a child. These rights, it must be underscored, are in consonance with the provision of Article 21 of the Constitution. ये आर्टिकल 21 के अंडर के ये राइट्स हैं. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आर्टिकल 21 के राइट्स मैरिड वुमेन को हैं, अनमैरिड वुमेन को नहीं है. ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट केस, एक्स वर्सेस वाई. अब जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी नाम नहीं है, ना रिस्पोंडेंट का ना पेटिशनर का. ये केस भी इसी चीज़ पे है, राइट टू बी फॉरगॉटन. अब क्या हुआ कि पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और बोला कि आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट ऑफ इरेजर, यानी कि हमारा नाम हर जगह से हटाया जाए. अब नाम आया क्यों था? क्योंकि कोई पहले एक केस हो चुका था जो रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन था एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का था. ठीक है, इस प्रमाइस पे एक केस हो चुका था पेटिशनर पे. उस केस को ऑब्वियसली पेटिशनर के नाम से वो चल रहा था हर जगह. तो पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि प्लीज़ हमारा नाम हर जगह से इरेज कर दिया जाए एंड राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि हमें हमारा नाम हर जगह से हटा दिया जाए एंड इट शुड बी फॉरगॉटन दैट दिस वाज अ केस इन माय नेम. ठीक है, और इसका रीज़न क्या था कि द पेटिशनर सेड दैट इट हैज़ कॉज्ड इमेंस लॉस बाय वे ऑफ सोशल स्टिग्मा एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हर पर्सनल प्रिवेसी. क्योंकि पर्सनल प्रिवेसी एज वी नो आर्टिकल 21 के अंडर आता है एंड राइट टू रेपुटेशन भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है. तो इफ़ समबडी वांट्स कि उनका नाम इरेज हो जाए फ्रॉम द फ्रॉम गूगल और फ्रॉम वेर एवर केस हुआ है, अगर कोई या उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था एंड नाउ इट हैज़ बीन सॉर्टेड, तो फिर कोर्ट में जाके एंड यू कैन प्ली कि आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन, सो काइंडली इरेज माई नेम फ्रॉम एवरीवेयर with respect to this particular fact. The court held that being rights of privacy, the name of the petitioner as well as the respondent be removed or masked along with the address identification details, case number to the extent that the same are not visible for search engines. यानी कि कोई भी सर्च इंजन में इंडिया कानून और SEC और मनुपात्रा और गूगल कहीं पे भी आपको उन लोगों का नाम ना मिले. अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है. द राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसको रिमूव किया जाए फ्रॉम द इंटरनेट, सर्च डेटाबेस, वेबसाइट्स और एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म. अब ये शुरू कहाँ से हुआ था? पहली बार ये स्पेन में हुआ था. तो एक इंसान पे एक पूरा इल्ज़ाम लगा था बैंकरप्सी का एंड इवेंचुअली उसने अपने सारे डेट्स पे कर दिए थे. दिस वाज अ केस इन स्पेन. जब उसने सब कुछ पे कर दिया तो भी अगर उसका नाम गूगल किया जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन आती थी अबाउट द बैंकरप्सी. सो द पर्सन प्लीडेड इन द कोर्ट दैट गूगल को बोलो कि हमारे नाम की वो हर लिंक जिसमें बैंकरप्सी की बात की जा रही है उसको हटाओ, बिकॉज एनी पर्सन हु वुड सर्च माई नेम वुड थिंक आई एम अ बैंकरप्ट पर्सन, या फिर इट विल इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ माइन इन आइज ऑफ अदर्स. तो इसलिए गूगल को बोला जाए कि हमारे नाम की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकरप्सी हटाओ. सो ही वॉज ग्रांटेड दैट प्ली और वहीं से ये शुरू हुआ.
इंडिया में इन केस Puttaswamy versus Union of India, the Supreme Court recognized the right to be forgotten as a part of right to life under Article 21. So it is very much a part of our fundamental rights. और अब ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जहाँ पे गूगल को और सर्च इंजिन को बोला जाता है दैट यू हैव टू रिमूव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस. सो दिस इज राइट टू बी फॉरगॉटन. नेक्स्ट केस आता है अजमल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. अब इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड 299 ऑफ आईपीसी में है एंड मर्डर है 300 आईपीसी में. ये एक ऐसा डिस्टिंक्शन है विच पीपल टेंड टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एन ऑन एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज. तो अब कोर्ट ने इस पर क्या कहा? The court said that the use of term likely in several places in respect of culpable homicide highlights the element of uncertainty that the act of the accused may or may not have killed the person. Section 300 defines murder, however, refrains from the use of term likely, which reveals absence of ambiguity left on behalf of the accused. The accused is for sure that this act will definitely cause death. इसका क्या मतलब है? अगर आप लोग सेक्शन 299 पढ़ें आईपीसी का, 300 पढ़ें, 299 में कई जगह वर्ड लाइकली यूज हुआ है, इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ. लेकिन 300 में कहीं भी लाइकली की बात नहीं होती. यानी कि 299 में थोड़ा सा गैप रहता है कि ये जो एक्ट है, हमारा ये जो एक्शन है, दिस मे और मे नॉट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन. एक जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है 299 का, वो भी यही कहता है कि देयर इज अ होल टफ जो बिछा दी जाती है एंड अ पर्सन में फॉल एंड देयर इज अ पिट एंड देयर इज अ टफ, और उसमें एक्स हैज डन इट फॉर वाई कि वाई उसमें आएगा और वो गिर जाएगा एंड ही डाई. लेकिन वो फिर भी 299 में आता है, 300 में नहीं आता है. वाई सो? क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्स ने जो वाई के लिए टफ एंड पिट किया है तो वाई वहाँ से आए ही ना, वाई से पहले जेड आ जाए, या वाई उसमें जाए लेकिन उसकी डेथ ना हो. सो अगर कहीं पे भी कोई इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पे जो एक्ट है इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ बट 100% नहीं है, तो फिर वो 299 हो जाएगा. लेकिन जहाँ पे 100% होता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है ऑन पार्ट ऑफ द अक्यूज ने 100% ही हैज़ मेड श्योर कि डेथ हो जाएगी, वो 300 में जाता है. इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ द एक्ट. ऑब्वियसली 299 की डिग्री कम है एंड 300 की डिग्री ज़्यादा है, क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज 300 में कई ज़्यादा है 299 से. In the scheme of penal code, culpable homicide is a genus and murder is a species. तो culpable homicide genus है और murder सिर्फ एक species है. ठीक है? All murder is culpable homicide but not vice versa. हर murder culpable homicide है, लेकिन हर culpable homicide murder नहीं है. ठीक है? So this is murder, जो एक तरह का culpable homicide है, लेकिन हर culpable homicide इस सर्कल के अंदर नहीं जाता. For the purpose of fixing punishment, अब कोर्ट ने पनिशमेंट की बात की और बोला कि there are 3 kinds of culpable homicide. Culpable homicide of first degree, जो फर्स्ट डिग्री है वो ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, और वो हम लोग उसको मर्डर कहते हैं, और उसकी जो पनिशमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा ग्रेव है. जो सेकंड है उसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकंड डिग्री, ये पनिशेबल है 304 में. एंड जो थर्ड है कल्पेबल होमिसाइड ऑफ थर्ड डिग्री है, this is the lowest type of culpable homicide and the punishment is also the lowest. Culpable homicide of this degree is punishable under second part of 304. जो first part है 304 का, that is culpable homicide of first degree. So this is all that the court has reiterated, right? कुछ नया नहीं बोला गया है इस केस में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और इसीलिए ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रिवाइज 299 एंड 300. नाउ मिकाला सिवाइया, आई एम सॉरी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अब इसमें क्या बात हुई है? इसमें कोर्ट ने बहुत ही थारोली डील किया है विद आर्टिकल 136. नाउ व्हाट इज आर्टिकल 136? स्पेशल लीव पिटिशन की हमको यहाँ पे जो कोर्ट है उसके अंदर हम लोग जाते हैं. अब 136 क्या कहता है? Article 136 of the Constitution is an extraordinary jurisdiction which this court exercises when it entertains an appeal by special leave. Right? ये पूरा कोर्ट ने बोला है and I have quoted. ठीक है?
Exercise when it entertains an appeal by special leave, and this jurisdiction is by very nature is exercisable only when this court is satisfied. ये कब होगा? 136 के अंडर कोई भी केस कब सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा? जब कोर्ट satisfied है that it is necessary to interfere in order to prevent grave or serious miscarriage of justice. सिर्फ तभी कोर्ट 136 के अंडर, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 136 के अंडर किसी भी केस को एंटरटेन करता है. When the judgment under appeal has resulted in grave miscarriage, कोई judgment है, ठीक है, अपील में. अब अपील का रिजल्ट जो आया है वो कोई ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, बाय सम मिसअप्रीहेंशन और मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस, ये क्रिमिनल केस की बात हो रही है, और बाय इग्नोरिंग मटीरियल एविडेंस, या तो मिसअप्रीहेंशन या मिसरीडिंग हुई है कि एविडेंस सही नहीं पड़ा, या फिर क्या हुआ है कि इग्नोर ही कर दिया गया है कोई बहुत मेजर एविडेंस, देन दिस कोर्ट इज नॉट ओनली एम्पावर्ड बट एज वेल एज एक्सपेक्टेड. सिर्फ उसके पास ये पार नहीं है लेकिन उससे ये एक्सपेक्टेशन भी है कि वो ऐसे में इंटरफेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस को प्रमोट करेगा. तो अगर कोई भी कोर्ट ने अपील में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है बाय व्हाट मिसरीडिंग ऑफ द एविडेंस और बाय इग्नोरिंग मटीरियल एविडेंस, तो फिर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो आएगा एंड वो जस्टिस का मिसकैरेज को रोकेगा. इट इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ दिस कोर्ट टू रीअप्रिशिएट द एविडेंस. तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर ये नहीं होता है कि आप पूरे सारे एविडेंसेस वापस से खोल रहे हो, सबको फिर से सुन रहे हो और यू आर सीइंग कि हाँ ये एविडेंस इधर का था, ये एविडेंस इसलिए था. Usually this is not the case for the purpose of examining whether the finding of fact concurrently arrived at the trial court and the high court are correct or not. ये ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है. It is only in rare and exceptional cases, बहुत exceptional cases होते हैं where there is a manifest illegality या फिर grave and serious miscarriage of justice अगर हुआ है, और वो भी इस वजह से क्योंकि जो एविडेंस है उसको गलत पढ़ा गया है, तो फिर कोर्ट जो है वो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स में घुसेगा कि ए ने नहीं, बी शुड बी द मेन अक्यूज्ड, इस पूरे केस में. अगर इस तरह का कोई एविडेंस है एंड वो एविडेंस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से इग्नोर हो गया या उन लोगों ने मिसरीड किया है, सिर्फ तभी सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ेगा और रीअप्रिशिएट करेगा एविडेंस को. दिस कोर्ट वुड नॉट therefore reappraise the evidence to determine the correctness of the finding. वो तब तक करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग में नहीं जाएगा अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो और मैनिफेस्ट इलीगैलिटी हो, ग्रेव एंड सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो. ठीक है, तो इतने आराम से सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को वापस खोल के उसके सारे एविडेंसेस नहीं देखता. अब कोर्ट ने प्रिंसिपल्स गवर्निंग द इंटरफेरेंस इन अ क्रिमिनल अपील बाय वे ऑफ स्पेशल लीव. कोई क्रिमिनल अपील हुई है, उसका जजमेंट आ गया है, उसको एसएलपी में डाला, तो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस स्पेशल लीव को देखेगा. First, that this court would not interfere with the concurrent finding of fact based on pure appreciation of evidence, even if they were to take a different view on the evidence. Just because Supreme Court के किसी जज को ये लगता है कि ऐसे नहीं है, ऐसे evidence treat करना चाहिए था, this is not how they will go on reappreciating an evidence. That the court will not normally enter into reappraisement or review of the evidence, पूरा review नहीं करेंगे वो, unless the assessment of high court is vitiated by error of law or procedure or is based on error of record, misreading of evidence or inconsistent with the evidence. So let's say as we all know, Evidence Act में section 25, 26 बहुत clearly ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपने, कोई भी statement जो आपने पुलिस ऑफिसर को दिया है वो एडमिसिबल नहीं होगा. लेट्स सपोज है अ केस जहाँ पे इसी बेसिस पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पुलिस को, उसको मेन मानते हुए, मेन एविडेंस मानते हुए, और जो अक्यूज्ड है उसको सजा सुना दी गई. लेट्स जस्ट सपोज. तो ये क्या है? ये एक एरर है ऑफ लॉ, ये एक बहुत बड़ा एरर है, लॉ ही गलत रीड किया गया है. तो फिर ऐसे में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल कम इन टू प्लेस और फिर वो रिव्यू करेंगे एविडेंस को. That the court would not enter into credibility of the evidence with a view to substitute its own opinion for that of the high court. सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि उसे लग रहा है कि ये वाला एविडेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था या ये वाले एविडेंस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए था, और उस पर ध्यान दिया गया है. नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज कि व्हाट, ये वाला जो एविडेंस था इसको जिस तरह से लाया गया है ये क्रेडिबल नहीं है,
ये नहीं करेंगे। आप क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस में नहीं जाओगे, ओनली सो दैट यू कैन place your own opinion in place of the High Court. That the court would interfere where High Court has arrived at a finding of fact in disregard of a judicial process, principles of natural justice of fair hearing, or has acted in violation of a mandatory provision of law or procedure resulting in serious prejudice or injustice to the accused. अब हम लोग के प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए लेट्स से कि जो एक साइड को तो पूरा सुना और दूसरी साइड को सुना ही नहीं एंड जजमेंट दे दिया। सो दैट इज वेयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज बीन वायलेटेड। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिर जो है वो पूरा इंटरफेयर करेगा इन दैट केस। This court might also interfere where unproved facts, wrong inferences of law have been drawn or where conclusions of the High Court are manifestly perverse and based on no evidence. कोई evidence ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ गलत inference of law हुआ है, सिर्फ तभी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। So that's all for this week. I hope आप लोग को समझ में आया हो with all the laws. एंड ये मेजर इस बार सारे सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।